नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, स्टैंडर्ड 6 मैं आज आपको विराम चिन्हों के बारे में अभ्यास करवाऊंगी। विराम चिन्ह यानी कि जो अलग अलग विराम चिन्ह होते हैं वो कहाँ कहाँ उसका उपयोग दर्शाया जाता है वो मैं आपको आज समझाऊंगी। तो किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। इस रुकावट का संकेत देने वाली लिपि को विराम चिह्न कहते हैं। ये आपकी विराम चिह्न की व्याख्या है कि विराम चिह्न कहाँ कहाँ लगाया जाता है, लेकिन ये बहुत ही हार्ड है। आप थोड़ा इनको ध्यान से सुनना है हमें और बहुत अच्छी तरह जानना है, क्योंकि इसमें बहुत मिस्टेक होती है। कहाँ क्या चिन्ह लगता है वो हमें समझ में नहीं आता। तो किसी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय ये स्पष्ट करने के लिए हमें विराम चिन्हों का उपयोग करना पड़ता है। तो पहला नंबर पर है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम इसका प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर होता है। पूर्ण विराम कब होता है? पूर्ण विराम का निशान है ये वाला। पूर्ण विराम हम कहाँ लगाते हैं? जैसे कोई हम बोलते हैं कि मोहन ने पत्र लिखा, हमें ऐसे सिर्फ बोलना है तो उसी हिसाब से, जैसे कि सामान्य कथन है मोहन ने पत्र लिखा, तो हमें ये पूर्ण विराम लगाना है। सीता स्कूल नहीं गई, सीता स्कूल नहीं गई तो हमें ये विराम चिन्ह लगाना है। ये एक सामान्य कथन हो गया। अगर आप किसी को कथन दे रहे हो, एक सामान्य कथन और दूसरा है आदेश, किसी को आदेश दे रहे हो जल्दी आना, तो भी इधर इस पूर्ण विराम का उपयोग होगा। जल्दी आना। अगले महीने जाना है, अगले महीने जाना। मुंबई अगले महीने जाना, तो यहाँ भी पूर्ण विराम। ऐसे सामान्य कथन और आदेश देने वाले कथन हो वहाँ पे हमें पूर्ण विराम का टिक मार्क यानी कि चिन्ह करना है। ये पूर्ण विराम का टिक चिन्ह है, इसे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। ज़्यादातर चिन्ह कौन सा कहाँ लगता है ये हमें देखना है। फिर है अल्प विराम। अल्प विराम कहाँ लगता है? तो अल्प विराम यानी कि ये वाला निशान। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए होता है। हम जब भी कुछ बोलते हैं, मैं अभी जो बोल रही हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, यानी आपको समझ में आए। अल्प विराम का प्रयोग कहाँ होता है? थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए होता है। राम, सीता और मोहन घर गए, तो यहाँ पे राम, सीता, जैसे नाम के बीच में क्या होगा? अल्प विराम। राम, सीता यानी इधर होगा अल्प विराम। और मोहन घर गए। रोको मत, जाने दो। रोको मत, जाने दो, तो यहाँ बीच में क्या आएगा? अल्प विराम। आप जब बोलते हो तब अपना ध्यान से आवाज़ देखना है कि आप अंदर से जो निकाल रहे हो उसी हिसाब से आप चिन्ह लगाते हो, लेकिन कहाँ कौन सा चिन्ह लगाना है वो ध्यान देना है। रोको मत, जाने दो। फिर है दूसरे, मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि मैं सवेरे उठता, सैर करता, चाय पीता, नहाता, इन सब के बीच में भी क्या आएगा? अल्प विराम। हम ऐसे बोलते हैं ना कि मैं सवेरे उठता, तो जैसे आएगा मैं सवेरे उठता, फिर अल्प विराम, चाय पीता, फिर नाश्ता करता। यानी कोई रुक कर हम कोई भी वाक्य बोले तो। अभी है दूसरा प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह आप सब उससे वाकिफ हो। प्रश्न वाक्य के किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है।
किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने के उपाय में। तो हम उसके एग्जाम्पल देखें। क्या तुम विद्यालय गए थे? क्या तुम विद्यालय गए थे? तो हम जो बोल रहे हैं जैसे उसको प्रश्न पूछ रहे हैं, हमें ऐसा लगना चाहिए जैसे आप जो कुछ बोल रहे हो उसी हिसाब से ये चिन्ह लगेगा। क्या तुम विद्यालय गए थे? तो क्या लगेगा? प्रश्न वाक्य, प्रश्नार्थ चिन्ह। तुम क्या करते हो? तुम क्या करते हो? तो ये भी प्रश्नार्थ चिन्ह। इसी तरह आप, आज तुम्हारे घर कौन आया है? ये एक प्रश्न पूछ रहे हो आप। अगर आप कुछ पूछ रहे हो तो प्रश्न वाक्य का प्रश्न सूचक होना चाहिए। तुम किस घर में रहते थे? ऐसे एग्जाम्पल पे ज़्यादा फोकस देना है कि आप प्रश्न सूचक कथन करते हो कि क्या। फिर है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। आश्चर्य, घृणा, सुख, दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे अरे, बाप रे, वाह, शाबाश, अह। ऐसे जो वाक्य हो उसमें हम विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाते हैं। ऐसा उसका चिन्ह होगा, विस्मय आदि बोधक। जैसे आप कुछ बोलते हो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ऐसे बोलते हो, उफ कितनी गर्मी है। तो उफ, उसके बीच में ये वाला चिन्ह लगेगा, उफ कितनी गर्मी है। फिर बोलते हो, छी छी ऐसी गंदी बातें करते हो। ऐसे कर सकते हो, छी छी। फिर आएगा ऐसा चिन्ह, ऐसी गंदी बातें करते हो। फिर है, अरे क्या हो गया? तो ये कौन सा चिन्ह आएगा? वाह, आपने तो कमाल कर दिया। फिर आप ऐसे बोल सकते, शाबाश शाबाश, आहा कैसा वर्क कर रहे हो। अरे बाप रे। इसके पीछे जो ऐसे सेंटेंस बनते हो उसमें विस्मय आदि बोधक चिन्ह बनेगा। ये सारी एक्सरसाइज आप अपने नोट में लिखो, तब एग्जाम्पल और उसकी व्याख्या पे ज़्यादा निर्देश करना है। फिर है योजक, जो ऐसा हो। योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों को जोड़ने के लिए होता है, जैसे कि सुख दुख, माता पिता, पाप पुण्य, देश विदेश आदि। जैसे ऐसे दो शब्द साथ में बोले जाते हो कि सुख दुख आते जाते हैं, तो सुख दुख, तो उसके बीच में ये योजक चिन्ह लगेगा। माता पिता की सच्ची सेवा पूजा, जैसे जो भी आप लिखते हो, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, माता पिता सेवा ही सच्ची पूजा है। तो माता पिता, तो उसके बीच में क्या आएगा? योजक चिन्ह। फिर देश विदेश, देश विदेश भी आप उसका भी एक सेंटेंस बना सकते हो ऐसे, जिससे आपको पता चले। फिर है निर्देशक। निर्देशक चिन्ह में भी आपको ध्यान देना है। निर्देशक चिन्ह में वाक्य की बात को स्पष्ट करने के लिए होता है। मोहन ने अपने मित्रों राकेश, आकाश, अविनाश से रुपए मांगे। तो ग्राहक, इस पुस्तक का क्या मूल्य है? कोई निर्देश चिन्ह में ऐसा होना चाहिए जो बात को स्पष्ट करने के लिए होता हो कि इसका मूल्य क्या है। जैसे दुकानदार पे गए तो ये 25 रुपये की है, ऐसी फाइनली कोई बात स्पष्ट हो, तभी ये निर्देश करने वाली का जो देश है वो टिक मार्क लगता है। फिर है कोष्टक। किसी शब्द अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है। किसी शब्द के अर्थ को, जैसे हम कभी दो शब्द होते हैं तो उनका एक सही अर्थ बताने के लिए भी हम ब्रैकेट का उपयोग कर सकते हैं। और कोष्टक का उपयोग कहाँ करना है? तो हम देखें, अवतरण चिन्ह, इकहरा चिन्ह। इकहरा यानी कि जो ऊपर हम कोई भी एक लाइन लिखते हैं, जैसे लिखते हैं ना, सेव अवर सोल,
आप कोई भी ऐसे सेंटेंस लिखते हो, नमे ते सौने गमे, ऐसे कुछ सुविचार लिखते हो, उसके अंदर कोई कड़ी आती हो, कोई भी ऐसा सेंटेंस हो, प्रार्थना ही आत्मा का खुराक है। फिर महात्मा गांधी जी ने कहा है कि फिर जो लाइन बोलते हैं उधर हम लिख के जो वाक्य पूरा होता है, फिर आप ऐसे कर सकते हो, पानी बचाना, ऐसे लिखना है, पानी बचाओ। तो ये एक क्या हो गया, कोष्टक जैसा चिन्ह, जो किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है। जैसे शास्त्री जी का नारा दिया है, जय जवान जय किसान। हमें कोई भी नारा लगाते हैं तभी भी हम ऐसे ही 2 टिक मार्क करते हैं, उसे हम बोलते हैं एक हरा चिन्ह। एक हरा यानी अवतरण चिन्ह का किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक का उद्धृत करने का समय किया जाता है। जैसे समझदार नन्ही, कोई भी पाठ का नाम है तो हम अगर इधर लिख रहे हैं समझदार नन्ही, तो ऐसे टिक कर सकते हैं। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम क्या है, निराला, तो हमें ये बताने के लिए इस मार्क का उपयोग करना है, जो आप इसको बोलते हैं एक हरा। विरोधार्थी शब्द, उनका दूसरा अर्थ क्या होता है, तो हमें सच्चा अर्थ लिखने के लिए इधर लिख सकते हैं विलोम। जैसे आप पर्यायवाची लिखते हो कि पर्यायवाची शब्द लिखिए, पर्यायवाची, तो एक उसका दूसरा समान अर्थ भी होता है, तो आप पर्यायवाची लिखते हैं, उसका दूसरा क्या रूप में क्या बोला जाता है, तो समानार्थी, तो आप कौंस में बता सकते हो समानार्थी। तो एक उसका वाक्य है, दूसरा हम कोष्टक में सही नाम से बताया जा सकता है। तो ये सारे चिन्ह आपको अच्छी तरह याद करके नोट में हर एक चिन्ह के सही जोड़ मिलाओ भी आपको आएंगे एक्सरसाइज में, तो वो भी आपको अच्छी तरह पक्के करने हैं। थैंक यू।